हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षा जो 8वीं है उसका जो विज्ञान विषय है उसका पहला चैप्टर जो आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इसका बेसिक वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो आपका पहला टॉपिक जो है वो है फसल, यानी कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए गेहूं और चावल। आप यहाँ जो तस्वीर दी गई है इसे देख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर हमने गेहूं लगा रखे हैं और इस तस्वीर में ये जो है ये चावल लगा रखे हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो आप देख पाओगे अच्छे से कि इस फार्म के अंदर यानी इस खेत के अंदर जो जितने भी पौधे लगे हुए हैं वो सारे गेहूं के हैं। तो जब एक ही किस्म के, ये कह रहा ना, जब एक ही किस्म के कहीं पर पौधे लगे हों तो उन्हें फसल कहा जाता है। देखो, जैसे आपने कहीं पर देखा कि कुछ पेड़ खड़े हैं तो आप उसे फसल नहीं कह सकते। या कहीं पर मान लीजिए एक दो पौधे लगे हुए हैं किसी भी चीज के, किसी गमले में आपने जैसे घर पे लगा रखे हैं, तो आप उसे फसल नहीं कह सकते। फसल किसे कहोगे? फसल आप कहोगे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर उगाए जाएं, तब आप उसे फसल कहोगे। जैसे कि गेहूं की फसल हो गई, चावल की हो गई, आप बाजरे की फसल भी कह सकते हो, है ना। मूंग, मोठ, गंवार जो होते हैं उन सब की भी आप फसलें कह सकते हो। तो ये तो होगी आपकी फसल, जिसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक ही स्थान पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाएंगे तो उसे फसल कहेंगे ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां डिस्कस करते हैं अपन फसलों के प्रकार के, यानी अभी अपन ने देखी कि फसल क्या होती है तो वो तो हमें समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे फसलों के प्रकार। तो फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है, यानी फसलें दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो फसल जो सामान्य तौर पे जून से सितंबर महीने में लगाई जाती है, यानी वर्षा ऋतु के टाइम पे, तो उन्हें कहा जाता है खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल कहा जाता है। जबकि जो अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच टाइम इंटरवल में होती है उन्हें कहा जाता है रबी की फसलें। यानी जो सर्दी के टाइम पे जो फसलें होती हैं वो रबी की, और जो गर्मियों के टाइम में यानी वर्षा ऋतु के टाइम पे मानकर चलो तो वो वाली आपकी होती हैं खरीफ की फसल। यानी आपकी जब गर्मियों की जो छुट्टियां होती है ना, वो जैसे ही खत्म हो जाती हैं उस टाइम पे जो खेतों में फसल लगाई जाती है उसे कहा जाता है खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। और जब सर्दियों का मौसम होता है उस टाइम पे जो हमारे खेतों में फसल होती है उसे रबी की फसल कहा जाता है। तो देखिए, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत में यानी हमारे देश में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून महीने से सितंबर महीने तक मानी जाती है, तब तक होती है। और यहाँ इस वक्त जो फसल उगाई जाती है उसके उदाहरण हैं, इस वक्त हम मक्का उगाते हैं, कपास या धान यानी कि चावल, या फिर सोयाबीन, और यहाँ पर बाजरा जो होता है उसकी फसल भी लगाई जाती है। ठीक है, बाजरा जो होता है। तो ये सारी आपकी खरीफ की फसल होती है। तो जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसा पूछ सकते हैं कि खरीफ फसल कब उगाई जाती है, खरीफ फसल के कोई दो उदाहरण दीजिए, या फिर खरीफ और रबी फसल में अंतर क्या है वो बताइए। तो आप खरीफ फसल की बेसिक बातें याद रखो। वर्षा ऋतु में लगाई जाती है, इसका टाइम पीरियड, इसका समय अंतराल जून से सितंबर तक होता है, और इसके दो चार उदाहरण याद रख लीजिए। ऐसे ही है आपकी रबी फसल। कौन सी फसल? रबी फसल। ये आपके शीत ऋतु में यानी सर्दी के मौसम में बोई जाती है। सामान्यतः भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च के बीच में इस फसल को लगाया जाना बताया गया है। इसके अगर उदाहरण देखें तो गेहूं हमारा किस फसल का उदाहरण है? रबी की फसल का उदाहरण है। चना है, नेक्स्ट आपका मटर है, और फिर सरसों और अलसी, ये जो फसलें हैं ये आपके रबी की फसल के उदाहरण हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है आपकी कृषि पत्ती, यानी फसल लगाने की पत्तियां कौन सी हैं। तो फसल उगाने के लिए एक किसान जो भी क्रियाकलाप करता है उसे ही कृषि पत्तियां कहा जाता है। यानी एक किसान जो है वो अपनी खेती करने के लिए जितने भी काम करता है उन सबको कृषि पत्ती कहा जाता है। ओके, यहाँ पर कृषि पत्तियों के कुछ चरण होते हैं, इन चरणों के माध्यम से फसल को तैयार किया जाता है। तो आपका पहला चरण रहता है मिट्टी को तैयार करना। दूसरा चरण होता है बुआई करना, यानी पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर उसके अंदर अपन फसल की बुआई करेंगे, फिर उसमें जिसकी
रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर उसमें खाद की जरूरत तो खाद डालेंगे या फिर उर्वरक भी दे सकते हैं। उसके बाद में सिंचाई करते हैं। सिंचाई का मतलब अपन खेत के अंदर पानी देते हैं, पानी देते हैं, वो भी मतलब कुआं है तो कुएं के हेल्प से, और अगर नहरें हैं तो नहरों की हेल्प से पानी दिया जाता है। उसके बाद में हमारी फसल के साथ कुछ अनचाहे घास उग जाता है तो उसे कहा जाता है खरपतवार, तो हमें उससे भी उसकी सुरक्षा करनी होगी। और लास्ट में हमारी जब फसल पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती है तो हमें उसकी कटाई करनी होती है। और जब फसल की कटाई कर लेते हैं तो उन्हें मंडी के अंदर या फिर हम हमारे घर के अंदर इनको स्टोर करते हैं, इनका भंडारण करते हैं, यानी एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे कृषि पत्ती के जो चरण हैं वो आपके कुल 7 चरण हैं। ठीक है, तो सातों चरण को वन बाय वन अपन देखते हैं। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मिट्टी तैयार करने के कुछ लाभ होते हैं, इसलिए हमें उस मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। जैसे पहला लाभ है अंकुरण आसानी से होगा, यानी जो फसल हम लगाएंगे वो आसानी से उग सकती है, इसलिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, या फिर दूसरा लाभ बोल दीजिए, वो देखते हैं क्या लाभ होता है। दूसरा लाभ है आपका वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी, यानी ये देखिए आप इस ट्रैक्टर के माध्यम से देख सकते हो, ये इस मिट्टी को तैयार कर रहा है, यानी इस मिट्टी को उथल पुथल करवा रहा है, जिससे मिट्टी क्या हो जाएगी, आसानी से उमस को प्रोड्यूस करेगी और फसल इजीली से लग जाएगी। तो यहाँ पर ये मिट्टी में आसानी से हवा भी जाएगी तो वायु आसानी से प्रवेश कर पाएगी। नरम मिट्टी में पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकती हैं। मिट्टी को हम क्यों तैयार कर रहे हैं, मिट्टी को नरम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसमें जो भी पौधे लगाएंगे, जो भी फसल लगाएंगे, उसकी जड़ें आसानी से फैल जाएंगी। नाउ अगला फायदा है लाभदायक सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है, यानी कि उन जीवों में वृद्धि होगी जो हमारी फसल को क्या करते हैं, उगने में सहायता करते हैं। वो जीव भी इस मिट्टी के अंदर बढ़ने लग जाते हैं और हमारी मिट्टी के अंदर फसल अच्छे से तैयार होती है। साथ ही साथ पांचवा लाभ होता है खाद व उर्वरक आसानी से मिल जाते हैं, यानी अगर हम मिट्टी तैयार करेंगे फिर इसमें फसल लगाएंगे तो अगर इसके बाद में अगर हम इसमें खाद डालेंगे तो वो खाद इसको अच्छे से घुल मिल नहीं पाती अगर हम इस मिट्टी को तैयार ना करें तो इसलिए खाद और उर्वरक को आसानी से मिलने के लिए हम इस मिट्टी को तैयार भी करते हैं। इसके अलावा ये जो मिट्टी होती है इसके नीचे कुछ पोषक तत्व दबे हुए रहते हैं। अगर हम इस मिट्टी को क्या करते हैं, तैयार कर देते हैं, तो ऐसे में ये पोषक तत्व पलट कर धरती के हमारी जो खेत की जमीन है उसके ऊपर आ जाते हैं, तो ये भी हमें फायदा मिलता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी तैयार करने के क्या क्या फायदे होते हैं। नाउ अब देखते हैं अगले पेज से जुताई के बारे में। तो सबसे पहले जुताई, यानी अभी आपने देखा कि पहले मिट्टी को तैयार किया, अब जो मिट्टी जो थी उसको तैयार करने के बाद में क्या करेंगे, उसकी जुताई करेंगे, यानी फसल लगा देंगे। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। और इस जुताई को करने के लिए या इस कृषि की प्रोसेस को करने के लिए हमने जो भी औजार यूज में लिए उनको भी देखना पड़ेगा। तो कृषि औजारों में पहला औजार है आपका हल। ये आपने देखा होगा खेत के अंदर अगर अपन खेती करेंगे तो हल का यूज लिया जाता है। कुदाली या कल्टीवेटर, इन तीनों का उपयोग अपन खेती करते टाइम यूज में लेते हैं। ठीक है, अब इनको बारी बारी से देखते हैं कि हल क्या काम में आता है। तो हल देखिए, कृषि कार्य के लिए हल एक महत्वपूर्ण औजार है, यानी खेती करने का एक बहुत आवश्यक टूल है ये। इसमें खेत में जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये लकड़ी का बना होता है। हल किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। इसका कुछ हिस्सा जिसमें बैलों की जोड़ी या पुराने टाइम में ऊंट, घोड़े, इनकी सहायता से इस हल को खेतों में खींचा जाता था। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है आगे आगे नीचे, जिसे फाल कहा जाता है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। यानी ऐसे याद रखिए कि अगर आपका कुछ इस तरीके से हल की बनावट है तो यहां पर इसके लोहे की पत्ती लगी रहती है जिसे फाल कहा जाता है। जबकि ये जो हिस्सा होता है ये कोई जानवर आगे की तरफ, पशु जो होते हैं जो आपको बताए थे ऊंट, घोड़े, ये सब इनको आगे की तरफ खींचते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये लकड़ी का बना रहता है। ओके,
और यहाँ पर ये हिस्सा होता है, कभी कभी लोहे का देखने को मिलता है और कभी कभी लकड़ी का भी देखने को मिलता है। तो ये जो हिस्सा है जो लकड़ी का बना होता है इसे कहते हैं हल्की साफ्ट। क्या बोलते हैं? हल साफ्ट। और जबकि यहाँ पर जो पत्ती लगी है इसे फाल बोला जाता है। जो तिकोनी होती है जो जमीन की मिट्टी को फाड़ने में हेल्प करती है, सहायता करती है। तो ये था आपका हल। इसका जो चित्र है वो अपन अगले पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका चित्र दिखाया गया है ये हल का चित्र है, इसको तो कहा गया है फाल, ठीक है। और ये जो आगे की तरफ यहाँ पर लकड़ी का एक बनावट लगी होती है इसे कहते हैं हल्की साफ्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो ये बैल से इस हल को खींचा जा रहा है, ये हल्की साफ्ट है। ये ऊंट के द्वारा खींचा जा रहा है, ये हल्की साफ्ट है। यहाँ पर इसका फाल लगा होता है, पत्ती तिकोनी होती है जो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चित्र से आसानी से समझ सकते हो क्या कि हम कैसे हल के द्वारा खेती कर सकते हैं। अगले पेज पर देखते हैं इसका अगला जो चरण है उसे। तो अगला है आपका कुदाली, यानी ये वो औजार है इसकी सहायता से हम खेती करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे खेतों में जो अपन फसल लगा लेते हैं उस फसल को हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर कोई मजदूर वगैरह लेकर आते हैं खेतों में, वो हाथों में ऐसे कस्सी टाइप से बनावट का एक औजार रखते हैं और मिट्टी को फोली बनाते हैं, खोदते रहते हैं। तो इसको बोला जाता है कुदाली। कभी कभी हम इसे पशुओं की सहायता से भी कुदाली का यूज ले सकते हैं। तो इसका उपयोग खरपतवार को निकालने में किया जाता है। कुदाली का उपयोग कहाँ किया जाता है? खरपतवार को निकालने में और मिट्टी को पोला करने में। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, ये वाली लकड़ी की और यहाँ पर लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेटें लगी होती हैं या अंदर की तरफ, और जो ब्लेडों की तरह कार्य करती है। ब्लेड का काम क्या करना है? किसी चीज को चीरना या फाड़ना, ऐसे ही जमीन को चीरती फाड़ती रहती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। जैसे ये पशु है ना, भैंसा है, ये क्या कर रहा है? इस कुदाली को आगे की तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस कुदाली का यूज लेते हैं कहां पर? कृषि यंत्रों के रूप में। अगला देखते हैं आपका औजार क्या है खेती करने में, अगले पेज पर। तो अगला जो आप देख सकते हो आज के टाइम का है, जिसको बोला जाता है कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर आज हमारे समय की बचत करने के लिए और शक्ति का उपयोग करने के लिए, ट्रैक्टर जो है आप उसके पीछे अक्सर जुड़ा हुआ देखते हो, जो खेतों में यूज में लिया जाता है, इसे बोला जाता है कल्टीवेटर। यानी आज के समय का आधुनिक औजार है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इससे हमारा समय भी बचता है और हमारी शक्ति भी कम लगती है। एक तो सोचिए आप किसी पशु से खेती कर रहे हो, एक आप ट्रैक्टर से, तो ऐसे में आप देखोगे कि हमारे समय की बचत, यानी कम समय में जल्दी से जुताई ट्रैक्टर से हो पाती है। तो यानी आज के मॉडर्न जमाने में हम कल्टीवेटर का यूज लेते हैं, जो किसकी हेल्प से खींचा जाता है? जो ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाता था। तो ये जो है आपका है फसल से जुड़े हुए कुछ कृषि यंत्र। नाउ अब चलते हैं अगले पेज की तरफ और वहां पर देखते हैं कुछ नए पॉइंट्स। अगला पॉइंट है आपका बुआई, यानी अपन ने जो मिट्टी तैयार कर दी उसके अंदर बुआई करेंगे। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। जैसे पहला पॉइंट क्या था? मिट्टी को तैयार करना था। अब दूसरा है बुआई करना। फसल को बोने से पहले अच्छी क्वालिटी वाले साफ एवं स्वस्थ, यानी कि जो बीज होते हैं वो अच्छे से साफ होने चाहिए और वो हेल्दी भी होने चाहिए। बीज भी हेल्दी होते हैं, उनका चयन करना पड़ता है और उन्हें कल्टीवेटर की हेल्प से अपन खेतों के अंदर बुआई करवा देते हैं, ठीक है। तो इस बीज को बोने के कुछ औजार होते हैं। बीज को बोने के क्या होते हैं? कुछ औजार होते हैं। इन औजारों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो वो परंपरागत औजार जो हमारे पुराने समय में यूज में लिए जाते थे, और एक होता है आपका सीड ड्रिल औजार। तो अपन दोनों को देखते हैं अगले पेज के ऊपर कि इन दोनों औजारों की सहायता से अपन कैसे खेती के अंदर बुआई कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पर। यहां पता चलता है परंपरागत औजारों के बारे में। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, यानी कि एक तरीके से हल्के जैसा ही होता है ये भी, और बीजों को कीप के अंदर डालते हैं। यहाँ पर एक कीप नुमा शेप लगी रहती है, जिसके अंदर किसान क्या करता है? अपने बीज डाल देता है, और बीज डालते वो यहाँ पर जमीन के अंदर धीरे धीरे जो लोहे की साफ्ट लगी होती है उसकी हेल्प से जमीन में जाते रहते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। यहाँ पर 2 से 3 पाइप लगे हुए रहते हैं, और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को मिट्टी के अंदर स्थापित कर देते हैं, यानी मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, जो आगे चलकर हमारी फसल के रूप में पैदा होंगे, ठीक है।
तो अब देखते हैं अगले पेज पर सीड ड्रिल, जो परंपरागत टूल के बाद में जो अगला पॉइंट है उसे। ठीक है, तो यहां पर आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को आपने देखा होगा, ट्रैक्टर के पीछे जो इस तरीके की मशीन लगी रहती है, इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी, यानी ये एक समान दूरी पर लगा सकते हैं और एक ही गहराई पर बीज को लगा सकते हैं। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय की बचत होती है, श्रम यानी हमें शक्ति भी कम लगानी पड़ती है, परिश्रम कम करना पड़ता है, दोनों की बचत होती है। तो सीड ड्रिल जो है परंपरागत औजार की अपेक्षा ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके फायदे क्या क्या हैं? एक तो समय की बचत होती है और एक परिश्रम कम करना पड़ता है, शक्ति कम लगानी पड़ती है, और साथ ही साथ इसमें जो बीज लगाए जाते हैं वो समान दूरी पर उग जाते हैं और गहराई पर लगे रहते हैं। तो इसलिए आज के टाइम आप देख सकते हो खेतों के अंदर सीड ड्रिल से ही बुआई की जाती है। नाउ चलते हैं अगले पेज की तरफ और देखते हैं कुछ आगे के पॉइंट्स। पॉइंट है कि अब जो हमने खेती कर ली उसके अंदर फसल को अच्छे से उगाने के लिए, जैसे देखो हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए या हमारी जो भूख होती है उसे शांत रखने के लिए हम खाना तो खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी या हर रोज अपनी डाइट में फल फ्रूट या जूस वगैरह पीते हैं ना। तो ऐसे ही जो हमारी फसल लगाई गई है उनके लिए भी क्या होता है कि अच्छे हेल्थी फसल पैदा हो या फिर ज़्यादा फसल पैदा हो, उसके लिए हमें फसल के अंदर खाद और उर्वरक मिलाने पड़ते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहा जाता है। खाद जो होती है आमतौर पर हमारे घरों में जो पशुपालन करते हैं अपन, उनके गोबर से बनाई जाती है, या फिर जो हमारे घर के अंदर अपशिष्ट जैसे हर रोज का जो गंदगी निकलती है, जैसे मान लीजिए साग सब्जी जो अपन खाते हैं उसके जो कटे हुए हिस्से होते हैं, या फिर कोई पौधे वगैरह हैं उनके जो अवशेष बच गए, उनसे बनने वाले जो अवशिष्ट है उसे ही खाद कहा जाता है। जबकि उर्वरक जो होते हैं ये अक्सर फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। तो डायरेक्ट हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है बताइए। तो आप सिंपल बता सकते हो कि खाद ये हम घर पे तैयार कर सकते हैं, जबकि उर्वरक वो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये रसायनों से तैयार किया जाता है, जबकि ये प्राकृतिक होता है यानी नेचुरल होता है। अगले पेज पर देखते हैं इन दोनों के अंदर अंतर क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ हमारा अंतर है खाद के बारे में बताए गए हैं, दूसरे बिंदु हैं उर्वरक से जुड़े हुए। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी ये मानव के द्वारा यानी इंसान के द्वारा फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया जाता है। जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर से या पौधों के अवशेषों के विघटन होने से यानी उनके गलने से तैयार होता है। खाद को खेतों में बना सकते हैं, जबकि उर्वरकों को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद से मिट्टी को उमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, यानी खाद से हमारी मिट्टी के अंदर उमस प्रचुर मात्रा में मिलती है जिससे फसल ईजिली तैयार हो जाएगी। जबकि उर्वरक से मिट्टी को उमस नहीं मिलती, यानी वो बैक्टीरिया नहीं मिलती जो फसल को क्या करे, ईजिली तैयार करे, नेचुरल तरीके से तैयार करे। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इसमें वो तत्व कम होते हैं जो फसल को अच्छे से हेल्दी रखे या फिर अच्छे से ज़्यादा ग्रोथ करवाए। जबकि उर्वरक के अंदर पोषक तत्व जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटासियम है, ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं जिससे फसल की ग्रोथ ज़्यादा होती है। यहाँ पर समझिए दो बातें हैं। अगर आप खाद से निर्मित फसल खाते हो, क्या बता रहा हूँ मैं कि अगर आपने खाद से निर्मित फसल खाई तो इसका मतलब वो फसल ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन अगर आपने उर्वरक से निर्मित फसल खा रहे हो, इसका मतलब वो हेल्दी कम है एज कंपेयर टू खाद, यानी खाद के कंपैरिजन में कम हेल्दी है। लेकिन यहाँ पर बातें दो आती हैं कि खाद है, अगर मान लीजिए आपके खेत में खाद डालने से 5 बोरी अनाज की हुई, तो वहीं पर आप देखोगे अगर आपने उसी खेत में उर्वरक डाला होता तो वहां पर 8 से 10 बोरी आप अनाज की पैदा कर सकते थे। यानी इसकी पैदा करने की, अनाज पैदा करने की शक्ति ज़्यादा है, जबकि ये हेल्दी ज़्यादा है दोनों ही पावरफुल। ओके, नाउ अब देखते हैं अगले पॉइंट को नेक्स्ट पेज पर। अगला बिंदु है खाद के क्या क्या लाभ हैं। खाद के क्या क्या लाभ हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, यानी जो घर पे खाद तैयार करते हैं उसे फैक्ट्रियों में तैयार करने वाली खाद की तुलना में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो फैक्ट्री में तैयार करने वाले खाद को क्या बोलते हैं? उर्वरक कहा जाता है।
अब इस खाद के क्या क्या वो हैं, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। पहली बात तो क्या है कि फसल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो पानी कब स्टोर करेगी, जब आप उसमें खाद ज्यादा डालोगे। खाद डालने से क्या बेनिफिट होगा, वहां की मिट्टी जो है वो ज्यादा देर तक आपके अंदर अपने आप के अंदर क्या करेगी, पानी जो है उसको अब्जॉर्ब करने की क्षमता रहेगी, यानी उसको जल धारण की क्षमता ज्यादा रहेगी। फिर इसके साथ साथ मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, यानी मिट्टी है वो कुछ भुरभुरी हो जाती है, जिससे हवा जो है वो आसानी से मिट्टी के अंदर प्रवेश कर पाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इसमें मित्र जीवाणु यानी वो बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं जो फसल को ग्रोथ करने में, फसल को उगने में सहायता करते हैं। तो यानी कि हमें पता चला खाद डालने से उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाती है, और साथ ही साथ मित्र जीवाणु जो होते हैं यानी फसल को ज्यादा पैदा करवाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार आता है, यानी मिट्टी भी अच्छी पैदा फसल करने वाली बनने में हेल्प मिलती है मिट्टी को। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कुछ अगले पॉइंट्स। अगला पॉइंट है यानी सिंचाई। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही क्या होता है, सिंचाई। यानी आपने खेती की और उस खेत के अंदर अगर आप पानी दे रहे हो तो पानी देने को क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। स्वस्थ फसल में वृद्धि के लिए और मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, नियमित रूप से अपन जैसे घर के अंदर पेड़ पौधों को पानी देते हैं ना, ऐसे ही उस नियमित रूप से खेत के अंदर जो फसल लगाते हैं उसे भी जल देते हैं, और उसे ही जल देने को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई के हमारे यहाँ पर खेतों में अक्सर अलग अलग टाइप के स्रोत देखे जाते हैं, जैसे कुएं से पानी देते हैं, कभी कभी जलकूप से देते हैं, कभी तालाब से, झीलों से, नदियों से, बांध से, नहर से। यानी हमारे भारत के अंदर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से फसल को पानी पहुंचाया जाता है। आप कमेंट के अंदर बताना कि आपके राज्य में किस स्रोत से पानी फसल को दिया जाता है। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं इन स्रोतों के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके बताए हैं। एक तो है मोठ, मोठ जिसको घिरनी बोला जाता है, यानी पुराने टाइम में ऐसे कुआं होता था और उस कुएं के यहाँ पर घिरनी लगी रहती थी। इस घिरनी को किसी पशु वगैरह की हेल्प से खींचा जाता था, पानी बाहर आता था, और फिर ये जो होता है इसको पानी यहाँ पे डालता रहता है और ये पानी धीरे धीरे खेत तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो तरीका था इसे बोला जाता मोट या फिर घिरनी। इसके अलावा अब इसमें देखा गया कि जो किसान है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसे में फिर चैन पंप का उपयोग करना पड़ा। यानी कि यहाँ पर एक चैन लगा दी इस घिरनी के ऊपर, और वो बार बार घूमती रहती है चैन, और जैसे साइकिल के अंदर घूमती है ना, जिससे अपने आगे और पीछे दोनों पहिए घूमते रहते हैं, ऐसे यहाँ पर लगा दिया चैन पंप। अब वो बार बार चैन घूमती है, पानी कुएं के अंदर से निकल कर बाहर आता है और फिर यहाँ से पानी खेत की तरफ नाली के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये होता था चैन पंप। उसके बाद में एक होता था ढेकली। तो ये ढेकली में क्या सिस्टम होता है, इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर ढेकली वाला दिखाया है इस चित्र में, क्या कि यहाँ एक लकड़ी है, इस लकड़ी के यहाँ पर कुछ पानी का बाल्टी वगैरह कुछ बांध रखी है रस्सी की सहायता से, और यहाँ एक पत्थर से इस जो आपको ये डंडी दिखाई है या बड़ा एक लंबा साफ्ट होता है एक तरीके से पेड़ का, वो यहाँ पर बांध रखा है। अब जैसे यहाँ से इस पत्थर को खोलेंगे ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और ये पानी के अंदर चला जाएगा। फिर इस पे जैसे ही अपन दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे, तो ये हिस्सा वापस नीचे आ जाएगा और ये पानी की बाल्टी वगैरह जो भी बांध रखी वो ऊपर आएगी, उससे पानी अपन यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरीके से जो पानी का सिस्टम बनाया गया था इसे बोला गया था ढेकली। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है रहट या फिर उत्तोलक यंत्र। यानी एक यहाँ पर आपको गोल घिरनी दी गई और इस घिरनी को अपन किसी पशु के साथ बांध देते हैं, जैसे ये बैल है, और इस बैल के यहाँ पर रख दिया डंडी। अब ये बैल जब गोल गोल घूमेगा तो ये जो घिरनी है ये भी गोल गोल घूमने लगेगी। यहाँ पर इसके छोटे छोटे बकेट लगे होते हैं। तो ये होती हैं आपकी मोठ, चैन पंप, रहट और ढेकली। ये हमारे पारंपरिक तरीके थे। ठीक है, अब देखेंगे आधुनिक तरीके अगले पेज। तो अभी देखते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां। जैसे इसमें पहला है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी वो जमीन जो आपकी समतल नहीं है, जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है और सारे खेत में ऊर्ध्व पाइपों का जाल बिछा रहता है। आपने देखा होगा
कि आपके खेतों के अंदर अक्सर इस टाइप के नोजल्स चलते रहते हैं। इनको कहा जाता है छिड़काव तंत्र के मुताबिक नोजल सिस्टम। ठीक है, तो जिनके ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, यानी एक से दूसरा पाइप ऐसे आपस में पाइप से पाइप जुड़ा रहता है। पंप की सहायता से भेजा गया जल मुख्य पाइप से होता हुआ नोजल से वर्षा के रूप में, आपने खेतों में देखा होगा कि नोजल से जो पानी आता है ऐसा लगता है इसके पास खड़े होते हैं कि जैसे वर्षा आ रही हो। ठीक है, तो वर्षा के रूप में पौधों पर गिरता है। ये छिड़काव रेतीली मिट्टी के लिए काफी उपयोगी होता है। तो नोजल सिस्टम से जो पानी दिया जाता है, इस सिस्टम को कहा जाता है छिड़काव तंत्र। क्या कहा जाता है? छिड़काव तंत्र। अब देखते हैं अगले पेज पर ड्रिप तंत्र कौन सा तंत्र है। ठीक है, ये होता है ड्रिप तंत्र। इस विधि में पौधों जड़ों पर जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहा जाता है। फलदार पौधे जो होते हैं बगीचों में या वृक्षों को जल देने की सर्वोत्तम विधि माना गया है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। यानी क्वेश्चन बहुत सी बार आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सिंचाई करने से पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, तो वो आपका ड्रिप तंत्र होता है। यानी क्या होता है, इसमें जो आपके पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनके पास में छोटी छोटी पाइपलाइनें बिछा दी जाती हैं इस टाइप से, और फिर इनके ऊपर हल्के हल्के छेद होते हैं कि जितना पानी चाहिए वहां पर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, इसलिए इसको ड्रिप तंत्र नाम दिया गया है। और ये काफी अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें पानी जो आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता इसलिए। अब देखते हैं अगले पेज पर अगला जो स्टेप है वो। अब क्या होता है कि जब हम अपनी फसल को पानी दे देते हैं, सिंचाई कर लेते हैं, तब उसमें कुछ अनचाहे प्लांट भी उग जाते हैं, पौधे भी उग जाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए गेहूं की फसल उगाई, तो उसके साथ में वो पौधे या वो घास जो उग जाती है, उस घास को ही खरपतवार कहा जाता है। यानी खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, यानी वांछित तो वो होते हैं जिसकी अपन चाह रखते हैं, यानी कि वो फसल जिसकी अपन ने चाह रखी थी वो तो था आपका वांछित पौधा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ अनवांछित यानी अवांछित पौधे उग गए जो प्राकृतिक रूप से उगे, जिसका हमने कोई बीज नहीं डाला खेत में, अपने आप से उगे हैं। इसे फसल के साथ उगने को ही क्या बोलते हैं? इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को हटाने का जो प्रोसेस होता है, हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे कहा जाता है निराई। यानी आपके खेत में ये देखिए इस टाइप का एक्स्ट्रा कोई घास आपने देखा होगा खेत में, ये वाला देखा होगा या फिर ये जो देखा होगा, इस टाइप का जो आपने अपनी खुद की फसल के साथ घास देखा है, उस घास को ही आप खरपतवार कहते हो। अगर आपने खेत में से उखाड़ दिया या फाड़ कर फेंक दिया या फिर यहाँ पर किसी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर दिया, स्प्रे वगैरह डाल देते हैं ना, तब ऐसे में अगर ये सूख जाता है, जल जाता है, तो अपन उस खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहेंगे। ठीक है, तो इस खरपतवार से सुरक्षा के लिए कुछ अपने स्टेप्स उठाते हैं, जिनको देखते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर यहाँ आप देख सकते हो खरपतवार से नियंत्रण करने के अलग अलग तरीके हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। यानी कि अगर आप फसल उगाना चाहते हो तो उससे पहले खेत को जोत दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि खेत में जो भी अवांछित घास थी, जो भी अवांछित पौधे थे, वो सूखकर पहले ही मर जाएंगे। वहीं पर पुष्पण एवं बीज बनने से पहले हाथ से या फिर खुरपी, एक औजार होता है, उसकी सहायता से आप इन पौधों को उखाड़कर फेंक सकते हो, जिससे खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा अक्सर आप खेतों में देखते हो खरपतनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है, इससे पौधे मर जाते हैं। इस टाइप से आपने देखा होगा कि स्प्रे किया जाता है खेतों में, है ना। ये स्प्रे जो सिस्टम है यही हमारे खरपतवार को खत्म करने में सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरीके से खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिसके 3 तरीके बताए हैं। पहला, खेत को पहले जोत कर। दूसरा, पुष्पण या जो बीज बनने वाले होते हैं उनको किसी खुरपी या हाथ की सहायता से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। इसके अलावा खरपतवार को खत्म करने के लिए खूब सारे रसायनों का यानी कि स्प्रे का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले पेज पर अगला पॉइंट जो वो, यानी जो हमारी फसल तैयार हो जाएगी, अब उसकी करेंगे कटाई। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है, और जब उसे काटा जाता है उसे ही कहा जाता है कटाई।
फसल काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। आपने अक्सर अपने खेतों में इस मशीन को चलते हुए देखा होगा। इस मशीन को हार्वेस्टर मशीन कहा जाता है। ये हमारी फसल को क्या करती है, काटने में सहायता करती है। और जब फसल कट जाती है तो काटी गई फसल को बीजों को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। और जिस मशीन से किया जाता है उसे थ्रेसर मशीन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा अपने खेतों में अक्सर थ्रेसिंग मशीन को। ठीक है, तो इस तरीके से कटाई और थ्रेसिंग की जाती है। अब जब हमारा अनाज बीज से अलग हो जाता है, भूसा जो था आपका वो बीज से अलग हो गया है ना, तो उसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो स्टोर के लिए अगले पेज पर देखते हैं उसके मुख्य बिंदु हैं उनको। यानी जो हमारी फसल थी उसका अब करेंगे भंडारण। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित दिया जाता है, यानी उसको सुरक्षित रख देते हैं। और सुरक्षित रखने को ही क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, भंडारण से हम चूहे और जो कीटों होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, वो फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सकते फ्यूचर में। इसके लिए हम कुछ बड़ी बड़ी मंडी के तौर पर देखें तो सिलोज बनाए होते हैं। ये इस टाइप के जो बनाए होते हैं क्या बोलते हैं, इनको सिलोज बोला जाता है। और यहाँ पर फसल को रोक दिया जाता है। आमतौर पर हमारे पुराने पारंपरिक तरीकों में देखें तो घर पर ही क्या करते थे, नीम की पत्तियां डालकर, नीम की पत्ती या फिर माचिस की तिलियों को डालकर फसल को, जो अनाज थी उसको अपन स्टोर करते हैं, उसका भंडारण करते हैं। ठीक है, जबकि आजकल मॉडर्न टाइम में इन सिलोज को बनाया जाता है मंडियों का जो अनाज होता है उसको स्टोर करने के लिए। वहीं पर एक होता है पशुपालन, यानी पशुओं को पालकर भी हम खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसे पशुपालन किया जाता है। यानी अगर हम अपने घर पर फसल के साथ साथ पशुओं को पालते हैं, उनके दूध को, दही को खाने में उपयोग में लेते हैं, तो यहाँ पर उस पशुओं को पालने को ही क्या कहा गया है, पशुपालन। तो ये था आपका चैप्टर, यानी कि पार्ट नंबर 1 हिंदी मीडियम जो आपका उसका। अगर आप ये जो पूरे नोट्स हैं इनको पीडीएफ की फॉर्म में चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप दे रखा है, उस ज्वाइन को कर लो। या फिर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वहीं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो आपकी क्लास 8 से जुड़ी हुई वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ ही साथ अगर आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर चाहते हो तो उसकी भी नेक्स्ट वीडियो आपको एक प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से सर्च करके आप उसके प्रश्न उत्तर भी याद कर सकते हो। अपना अगर स्कूल का होमवर्क करना चाहते हो तो उसे भी टाइम टू टाइम पूरा कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या प्रश्न उत्तरों के साथ।